हेलो दोस्तों, मैं विकास। आईसीएसई अल्फा मैथ क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। आज हमारी जो वन शॉट वीडियो है उसमें हमने चैप्टर सेलेक्ट किया है मैट्रिक्स का, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो 5 और 6 नंबर के बीच में ये टॉपिक आपका आता है और आपके नंबर पूरे। बहुत ईजी टॉपिक है। आइए समझते हैं आज की क्लास में मैट्रिक्स को। उम्मीद करता हूँ कि पिछली जो वीडियो हमने बनाई है वो आपको पसंद आई होगी, तो बाकी लोगों तक भी यही वीडियो पहुंचाइए और आप भी इन वीडियो का फायदा उठाइए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक्स होता क्या है। एक बार थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि आप इस क्लास में आप पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले ये है कि टॉपिक में आप क्या क्या चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें कवर करेंगे। मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है, एमसीक्यू किस तरीके के आते हैं, पीवाईक्यू कौन से आए हुए हैं, और भविष्य में आपके 2027 में आपके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, और 2027 के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनका पैटर्न क्या रहेगा। तो ये पूरा टॉपिक कवर करके आप ये समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है इंट्रोडक्शन। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को जब आप डिनोट करेंगे तो उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। चाहे आप उसको ए से डिनोट करिए, चाहे उसको बी से डिनोट करिए, चाहे उसको पी से डिनोट करिए, चाहे उसको क्यू से डिनोट करिए। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट होती है। दूसरी बात ये कि मैट्रिक्स होती है किसी भी डेटा को जब आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, रो और कॉलम में अगर लिखते हैं तो वो मैट्रिक्स होती है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में एक डेटा लिखना है, 1 2 3 और 4, ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है ये एक स्क्वायर टाइप की मैट्रिक्स है। ठीक है, वो किस तरीके की मैट्रिक्स हो सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है। 1 2 3 4 5 और 6, किसी भी डेटा को, किसी भी नंबर को जब आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रोज क्या होती है और कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, रोज क्या होती है और कॉलम क्या होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसे आपकी नोटबुक में लाइनें जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उनको रोज बोला जाता है। ये रोज होती है। जैसे सबसे पहले 1 2 3 ये फर्स्ट रो है, 4 5 6 ये क्या है, ये सेकंड रो है। यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइनें होती हैं, जैसे आप हिंदी की नोटबुक में आप देखते हैं तो वो जो लाइनें हैं वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है, जैसे 1 और 4 है, 2 और 5 है, 3 और 6 है, ये क्या है बेटा, ये कॉलम है, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये रोज होती है और ये क्या होती है, कॉलम होते हैं। तो जो पहली लाइन है उसको फर्स्ट रो बोला जाता है, जो सेकंड लाइन है सेकंड रो होगा, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम है। तो मैट्रिक्स में रो और कॉलम दो चीजें होती है। उसके बाद क्या हमारे पास क्वेश्चन है, ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बताया जाएगा, 2 by 3 की है, 3 by 3 की है। जैसे मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स आपने लिखा, ए इक्वल्स टू में 1 2 3 5 6 और 7, इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बताना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आप बताएंगे कैसे, नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है इसमें एक और एक दो, रो कितनी है, दो, मल्टीप्लाई में इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, इसमें कॉलम कितने हैं बेटा, 3। मैट्रिक्स मैंने लिखी है ये 2 by 3 की मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपने और लिखी, 1 2 3 4 5 और 6, ये मैट्रिक्स लिखी। तो इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है, 1 2 और 3, रो कितनी है, 3, मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं, 2। तो ये जो मैट्रिक्स है बेटा वो 3 by 2 की है। कितने की है, 3 by 2 की है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद का मामला क्या है, फॉर्मूला, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, तो जब हम मल्टीप्लाई करके बराबर में लिख देते हैं, जैसे 3 by 2 आया, 3 into 2 कितना होगा, 6, तो उसमें 6 एलिमेंट होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स आपने लिखा, एक मैट्रिक्स लिखा 1 2
3 और 4। इस मैट्रिक्स में दो रो है और दो ही कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2/2 का होगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा बेटा? तो आप कहेंगे जी 2/2 का होगा, बिल्कुल ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे बताए जाएंगे? अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 और बराबर में लिख देंगे 4, तो ये जो मैंने लिखा है 1 2 3 और 4 ये एलिमेंट है। तो इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 4। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स में और लिख देता हूं 1 3 4 5 2 6, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर आप चेक करेंगे तो ये मैट्रिक्स 2/3 की एक मैट्रिक्स है। अब आप कहेंगे जी 2/3 की कैसे है? तो 2/3 की इसलिए है बेटा क्योंकि इसमें दो तो रो है, फर्स्ट रो और सेकंड रो, और इसमें 3 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/3। 2/3 की एक मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपसे पूछ लें तो आप कहेंगे जी 2 × 3 कितना होगा? 6 होगा। तो इसमें जब आप टोटल नंबर काउंट करेंगे तो आपको कितने मिलेंगे? 6। तो ये क्या है? ये क्या है? एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स के, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके बाद ये आता है कि मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं, कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है वो समझते हैं। तो सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, उसको क्या बोला जाता है? रो मैट्रिक्स बोला जाता है। ये एग्जांपल रहा, सिर्फ एक रो हो। जैसे मान लीजिए 1 5 और 4, ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, इसमें क्या है? सिर्फ एक रो है। क्या है? सिर्फ एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स होगी। इसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी बेटा? वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे एग्जांपल 2/7 है, 2 और 7, 1 3 6, ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ क्या है? एक कॉलम है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या मामला आता है? इसके बाद मामला आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, दोनों में डिफरेंस समझिए। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम अगर इक्वल हो तो वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो यही बात इसमें बताई गई है कि एक मैट्रिक्स ऐसी जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज क्या हो? बराबर हो, वो क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इसमें क्या है? फर्स्ट रो सेकंड रो, दो इसके अंदर रो है, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम, तो ये मैट्रिक्स क्या है? 2/2 की एक मैट्रिक्स है। तो ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। 3/3 की मैट्रिक्स भी स्क्वायर होगी, 4/4 की मैट्रिक्स भी स्क्वायर होगी। जैसे मान लीजिए 2 5 -6 0 1 और 3 2 6 8, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और 3 इसके अंदर क्या है? कॉलम्स है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3/3। कहने का मतलब जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम अगर है तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी? वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है जीरो और नल मैट्रिक्स। जैसे क्लास में कोई पढ़ता नहीं है तो मास्टर मैडम की क्लास में यूँ बोलते हैं ये तो बिल्कुल पढ़ाई में नल है, मतलब जीरो है। तो यानी जिस मैट्रिक्स के सारे के सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, वो कौन सी मैट्रिक्स होएगी? नल मैट्रिक्स होएगी या जीरो मैट्रिक्स होएगी। ठीक है। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो वो कौन सी मैट्रिक्स होएगी? नल मैट्रिक्स कह लीजिए या फिर जीरो मैट्रिक्स कह लीजिए। इसके बाद का मामला क्या है? इसके बाद का मामला है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, वो 2/2 की भी हो सकती है और 3/3 की भी हो सकती है, लेकिन ये जो डायगोनल होगा, ये वाला जो डायगोनल होगा इस तरीके से, ये जो तिरछा होगा, इसको छोड़ के बाकी की जो एलिमेंट है अगर वो जीरो है तो उसको क्या बोला जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। वो 2/2 की भी हो सकती है, 3/3 की भी हो सकती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, देखिए 0 0 3, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो डायगोनल है इसके एलिमेंट क्या है? नॉन जीरो है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या है? जीरो है। ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो वो कौन सी होती है? डायगोनल मैट्रिक्स होती है। इसके बाद है यूनिट मैट्रिक्स बोल दीजिए या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दीजिए। ये मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में फर्क सिर्फ इतना सा है कि उसमें डायगोनल मैट्रिक्स में
जो नंबर होंगे वो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में जो डायगोनल होगा वो नंबर वन वन होंगे, वो एलिमेंट वन वन होंगे, और उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे नंबर क्या होंगे, जीरो होंगे। ये फर्क है बस, बाकी कोई फर्क नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट वन वन होंगे, बाकी एलिमेंट जीरो होंगे, और डायगोनल मैट्रिक्स में वन वन भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, सारे के सारे नंबर हो सकते हैं। लेकिन 3 बाय 3 की अगर मैट्रिक्स आप लिखेंगे तो इस फॉर्म में ये जो मैट्रिक्स है वो 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है, लेकिन सारे के सारे जो एलिमेंट है डायगोनल को छोड़ के बाकी क्या है, जीरो है सारे, और डायगोनल के जो एलिमेंट है वो कितने हैं, वन वन वन। तो इसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब वन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके पास 10 एलिमेंट हो, अगर आपके पास 10 एलिमेंट हो तो आप टोटल कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर की बना सकते हैं। तो मैं कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूँ, 1/10 की एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ, और 10/1 की एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ, 2/5 की एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ, और 5/2 की एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ। 10 एलिमेंट से मैं टोटल कितनी मैट्रिक्स तैयार कर सकता हूँ बेटा, 4 मैट्रिक्स टोटल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। कहते हैं कि दो मैट्रिक्स बराबर तभी हो सकती है जब वो सेम ऑर्डर में हो। सेम ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, अगर ये मैट्रिक्स 2/2 में है तो ये भी 2/2 में होनी चाहिए, ये मैट्रिक्स 3/3 की है तो ये मैट्रिक्स भी 3/3 की होनी चाहिए, ये मैट्रिक्स अगर 2/3 की है तो ये भी 2/3 की होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड एलिमेंट जो है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पहला एलिमेंट एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5। तो जो डायगोनल एलिमेंट है, जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसके बाद का मामला क्या है, इसके बाद का मामला है, एक एग्जांपल है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का, जिसमें हमें वैल्यू बतानी है एबीसी की, बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो पहले ये देखिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है कि नहीं, तो आप कहेंगे इक्वल है। तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, तो लिख दीजिए ए प्लस बी इक्वल्स टू 2। एक मैट्रिक्स, एक इक्वेशन तो ये बनेगी। 3a माइनस बी इक्वल्स टू 2, दूसरी मैट्रिक्स, दूसरी इक्वेशन ये बनेगी। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं और 4a इक्वल्स टू अगर 4 लिख दूं तो a की वैल्यू मेरे को कितना मिलेगी, 1। यहां से a की वैल्यू बनाएगी। इस a की वैल्यू 1 को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट कर देता हूं तो यहां से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं। a प्लस बी इक्वल्स टू अगर 2 है और a की जगह अगर मैं 1 लिखूं तो b की वैल्यू मेरे को यहां से कितनी मिलेगी, 1। ये b की वैल्यू 1 आ जाएगी। a यहां से 1 आएगा और b यहां से 1 आएगा। उसके बाद सेकंड इक्वेशन जो मेरे पास है वो 2b माइनस डी, यानी ये क्या है, ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, तो इसको इसके बराबर लिख देंगे। तो 2b माइनस में डी इक्वल्स टू माइनस का 6 है। अब b की जगह अगर मैं 1 लिख दूं और माइनस डी बराबर अगर माइनस का 6 है तो माइनस डी इक्वल्स टू में -8 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट करने पर डी हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है। एक इक्वेशन हमारे पास और है 4c प्लस डी। 4c प्लस डी किसके बराबर है, 12 के बराबर है। यहां रख देंगे 4c प्लस डी इक्वल किसके है, 12 के। अगर मैं d की जगह 8 लिख दूं, यहां d की जगह अगर आप 8 लिख देंगे और बराबर अगर 12 की है तो 4c बराबर अगर 4 है तो c की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी, 1। तो c 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और d की वैल्यू कितनी आ गई, 8। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में यानी इक्वल हम तभी रख सकते हैं जब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर हो और सेम ऑर्डर की एलिमेंट, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, तभी आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद का मामला क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ा कब जाएगा, तो कंडीशन ये है, कंडीशन ये है किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ा तब जाएगा जब दोनों साइड, दोनों मैट्रिक्स जो है या तीनों मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर की हो, तभी हम उनको प्लस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यही बात यहां बताइए, टू मैट्रिक्स कैन ओनली बी एडेड इफ दे आर इन सेम ऑर्डर। अगर वो सेम ऑर्डर में तो हम उनको आपस में प्लस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये रहा,
ये भी मैट्रिक्स 2 बाय 2 की है, ये मैट्रिक्स भी 2 बाय 2 की। अगर प्लस करना चाहें तो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट में अगर जोड़ देंगे तो ये 4 आ जाएगा। अगर 2 में 4 जोड़ेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ो तो ये 5 आ जाएगा, और 4 में अगर 5 जोड़ो तो ये 9 आ जाएगा। तो यानी इसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये a प्लस बी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस बी आ जाएगा। उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद मामला ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, माइनस कैसे करें। तो सेम कंडीशन जो एडिशन की है वही सेम कंडीशन है सब्ट्रैक्शन की। तो दो मैट्रिक्स को कभी भी जब आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो बात ये है कि दोनों का जो मैनर है, जो ऑर्डर है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उनको माइनस कर पाओगे। जैसे एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, दूसरी मैट्रिक्स है ई एफ जी एच। अगर मैं ए में से ई माइनस कर दूं तो ए माइनस ई आएगा, बी में से एफ माइनस कर दूं तो बी माइनस एफ आएगा, सी में से जी कम कर दूं तो सी माइनस जी आएगा, और डी में से एच कम कर दूं तो डी माइनस में एच आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स अगर मैं लिखूं ए इक्वल्स टू में 6 5 2 और 4, एक मैट्रिक्स ये है। और दूसरी मैट्रिक्स जो है 1 5 2 और 7, दूसरी मैट्रिक्स ये है। ये दो मैट्रिक्स है। अगर आप इनको माइनस करना चाहते हैं, ए माइनस बी अगर लिखना चाहते हैं, तो पहली बात तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप कहेंगे जी ऑर्डर तो सेम है, दोनों मैट्रिक्स 2 बाय 2 की है। अब 2 बाय 2 की अगर मैट्रिक्स है तो फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट माइनस करूं तो 6 में से 1 माइनस करूं तो कितना आएगा, एक बार कंप्लीट लिख देते हैं। 6 माइनस में 1, 5 माइनस में 5, ठीक है, 2 माइनस में 2 और 4 माइनस में 7। तो a माइनस बी जो मेरे को मिलेगा, 6 में से 1 माइनस कर दो तो 5, 5 में से 5 माइनस कर दो तो 0, 2 में से 2 माइनस कर दो तो 0, और 4 में से अगर 7 माइनस कर दो तो माइनस का 3। यानी किसी भी मैट्रिक्स को जब प्लस करना हो या जब माइनस करना हो तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप उनको प्लस या माइनस कर पाओगे। फिर उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है, अगर दो मैट्रिक्स को आप जोड़ते हो, अगर वो सेम ऑर्डर की है, अगर वो सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक्स है, तो चाहे मैं ए में बी जोड़ू चाहे मैं बी में ए जोड़ू, बात दोनों क्या आएगी, यानी ये एडिशन की कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है। चाहे ए में बी जोड़िए चाहे बी में ए जोड़िए, बात क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की अगर है दोनों तो आप उनको प्लस कर सकते हो। चाहे ए में बी जोड़िए चाहे बी में ए जोड़िए, दोनों का आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन क्या है, अगर आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं और तीनों का सेम अगर ऑर्डर है, तो चाहे मैं ए बी सी, अगर तीन मैट्रिक्स मेरे पास है, तो ए और बी को जोड़ने के बाद अगर मैं सी को जोड़ूं, या तो फिर मैं एक काम करता हूं, बी और सी को पहले जोड़ लेता हूं और उसके बाद में मैं ए को जोड़ूंगा, तो यहां भी बात सेम होगी, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अगर तीन मैट्रिक्स हमारे पास है, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 1 की, एक मैट्रिक्स बी हमारे पास है 2 5 3 और 7 की, तीसरी मैट्रिक्स मेरे पास है 1 3 5 और 2। अगर हम पहले दो मैट्रिक्स को अगर जोड़ना चाहें, ए प्लस बी को अगर जोड़ना चाहें, तो हमें क्या मिलेगा, 1 में अगर 2 जोड़ दिया तो 3, 2 में 5 जोड़ दिया तो 7, 3 में 3 ऐड कर दिया 6, और 1 में 7 ऐड कर दिया 8। ये हमें a प्लस बी मिला। उसके बाद अगर मैं c को प्लस करता हूं, तो मैंने क्या किया, a प्लस बी में मैंने c को प्लस कर दिया। अगर मैं ये c इसमें प्लस करूं तो आंसर क्या मिलेगा, 3 में अगर 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 7 में अगर 3 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 6 में अगर 5 जोड़ोगे तो 11 आएगा, और 8 में अगर 2 जोड़ोगे तो 10 आएगा। ये क्या है, ये a प्लस बी प्लस में c है। ठीक है, a प्लस में b प्लस में क्या है, c है। अगर पहले मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, यानी b प्लस c को अगर मैं पहले जोड़ दूं, अगर b प्लस c को जोड़ूं तो 2 प्लस 1 कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 3 होगा। 5 प्लस 3 कितना होगा, 8 होगा। 3 प्लस 5 कितना होगा, ये भी 8 होगा। और 7 प्लस 2 कितना होगा, 9, ये 9 होगा। ये क्या है, b प्लस c है। अब b प्लस c में अगर मैं a जोड़ू, अगर मैं
ए को अलग से जोड़ू बी प्लस सी के बाद में, बी प्लस सी में अगर मैं ए को जोड़ू तो ए का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 1, 1 जोड़ेंगे 3 में तो कितना आएगा 4। अगर 2 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, और आखिरी एलिमेंट में इसका आखिरी एलिमेंट जोड़ के कितना आएगा 10। ठीक है, ये देखिए ए प्लस बी करने के बाद में मैंने सी को प्लस किया और बी प्लस सी करने के बाद में मैंने ए को प्लस किया, तो दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है। और यही बात हमने यहां से सीखी है कि पहले ए प्लस बी को प्लस करने के बाद में सी को जोड़ा जाए, या फिर ए प्लस बी प्लस सी करने के बाद में ए को जोड़ा जाए, तो दोनों मामलों में क्या रहेगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टी है एडिटिव ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स की, यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर जीरो को जोड़ा जाता है तो उस पर कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, वो सेम ही मैट्रिक्स आती है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में जीरो यानी नल मैट्रिक्स को अगर जोड़ दिया जाए उसी ऑर्डर का, तो मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, नल मैट्रिक्स को जोड़ने पर। उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हाँ, इसमें कौन सा है कि जब इनवर्स यानी उसकी जो मैट्रिक्स हमारे पास है उसका इनवर्स अगर उसमें जोड़ा जाए तो वो जीरो के बराबर आएगा, वो जीरो के बराबर आएगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर है हमारे पास है, अगर उसका इनवर्स जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 3 4 और 5, ये मैट्रिक्स है, और इसका इनवर्स माइनस ए। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारे पास है -1 -3 -4 और -5। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो आंसर कितना आएगा, जीरो, क्योंकि 1 -1 0, 3 -3 0, 4 -4, 5 -5। यानी कोई भी मैट्रिक्स में जब उसका इनवर्स अगर जोड़ा जाएगा तो हमेशा किसके बराबर आएगा, जीरो, यानी नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ठीक है, हमने मैट्रिक्स को ऐड करना सीख लिया, हमने मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया। इसके बाद है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किस तरीके से की जाएगी। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, दैट इज प्रोडक्ट ए एंड बी कैन ऑब्टेन इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। कहते हैं कि दो मैट्रिक्स अगर आपके पास है, दो मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो उनकी मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या होगी, जो मैट्रिक्स ए और बी का अगर आप प्रोडक्ट करना चाहते हो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए का जो कॉलम होगा वो इक्वल अगर होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रो ऑफ बी के रो के बराबर होना चाहिए, ए के कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हमने लिया कि एक मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस पी की, दूसरी मैट्रिक्स बी है वो है पी क्रॉस एन की, क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। तो आप कहेंगे जी मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए का जो कॉलम है वो बी के रो के अगर बराबर है, ए का कॉलम बी के अगर रो के बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिक्स की। और जो प्रोडक्ट करने के बाद में तीसरी मैट्रिक्स जो आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका रो और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका कॉलम। जो भी तीसरी मैट्रिक्स बनेगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो जितना होगा और सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा उसके ऑर्डर की बनेगी। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन के। अब सबसे बड़ी बात ये है और सबसे जरूरी बात भी है कि मल्टीप्लाई होगी कैसे और कहाँ कहाँ फिर प्रोडक्ट करने के बाद में लिखा जाएगा। तो चार, जब 2x2 की मैट्रिक्स है तो टोटल 4 केस बनते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ में तो कैसे लिखा जाएगा और लिखा कहाँ जाएगा, रो में लिखा जाएगा, कॉलम में लिखा जाएगा। जब आप फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट कॉलम के साथ में तो पहला एलिमेंट रो का और पहला एलिमेंट कॉलम का, इनकी मल्टीप्लाई होगी प्लस में सेकंड एलिमेंट रो का और सेकंड एलिमेंट जो है कॉलम का, उनकी मल्टीप्लाई होगी। और ये लिखा कहाँ जाएगा, ये रो में लिखा जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अगर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ होगी तो उसको फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में लिखेंगे। दूसरा स्टेप है जी, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगर करनी हो फर्स्ट कॉलम के साथ में, ये तो शायद हो गया, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई जो है फर्स्ट कॉलम के साथ में है। ठीक है, दूसरा ये है कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगर सेकंड कॉलम के साथ हो,
फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगर सेकंड कॉलम के साथ हो तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई जब हमने फर्स्ट कॉलम के साथ की तो पहला एलिमेंट लिखा गया, और दूसरा कॉलम है और फर्स्ट अगर रो है तो A1 की मल्टीप्लाई D1 के साथ होगी प्लस में B1 की मल्टीप्लाई जो है वो D2 के साथ होगी, और इसको कहां लिखा जाएगा, इसको रो में लिखा जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होगा, अगर सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, A2 की मल्टीप्लाई C1 के साथ की जाएगी प्लस में B2 की मल्टीप्लाई C2 के साथ की जाएगी, और इसको लिखेंगे, कहां लिखेंगे इसको, सेकंड रो का फर्स्ट जो कॉलम होगा वहां लिखा जाएगा, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है, सेकंड रो की अगर मल्टीप्लाई सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम के साथ की जाए तो A2 की मल्टीप्लाई D1 के साथ करेंगे प्लस में B2 की मल्टीप्लाई D2 के साथ करेंगे। ये क्या है, ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, यहां लिखा जाए। आइए मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं। कहते हैं कि x और y की वैल्यू बताइए, x और y की वैल्यू बतानी है। तो पहली बात तो ये कि जैसे हमने पढ़ा एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे, दो मैट्रिक्स को इक्वल तब कहेंगे जब उनका ऑर्डर बराबर हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। जैसे मान लीजिए सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम -1 है तो यहां भी देखेंगे आप -1 है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम 5 है तो यहां भी देखेंगे ये भी 5 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी, और y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। कहते हैं कि ट्वाइस ऑफ a प्लस b, जो मैट्रिक्स a है उसका पहले ट्वाइस करिए, ट्वाइस मतलब दो गुना करिए, तो दो गुना करने पर हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 बन जाएगा, 4 है वो 8 बन जाएगा, 2 है वो 4 बन जाएगा, और 3 है वो 6 बन जाएगा। b का जो एलिमेंट है, बी मैट्रिक्स जो है वो है -4 -1 -3 और -2। जब हम इनको प्लस करके लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ए प्लस में बी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस में बी अगर लिखा जाएगा तो 2 में से 4 माइनस कर दे तो माइनस का 2 आएगा, 8 में से -1 कर दो तो प्लस का 7 आएगा, 4 में से 3 माइनस कर दो तो प्लस का 1 आएगा, और 6 में से -2 कर दो तो 4 आएगा। ठीक है, यानी किसी भी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करना हो, ट्वाइस करना हो, थ्राइस करना हो, यानी हर एक एलिमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ट्वाइस ऑफ ए पूछा गया तो ए एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे सबका ट्वाइस करना पड़ेगा, सबका दो गुना करना पड़ेगा। इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स है, बी बराबर में एक सेकंड मैट्रिक्स है, और सी बराबर में एक और मैट्रिक्स है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करके बताना है कि a माइनस बी प्लस में सी, यानी a और a में से b माइनस करना है और c उसमें प्लस करना है। तो अगर हम a माइनस बी और प्लस सी अगर करना चाहें तो a में से b माइनस करना पड़ेगा और c के अंदर जोड़ना पड़ेगा। तो यानी 3 में से पहले हम एक ऑपरेशन लगा लेते हैं, a प्लस बी कर a माइनस बी कर लेते हैं पहले। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, a माइनस बी कर लेते हैं। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। 0 में अगर 3 माइनस करेंगे तो -3, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, और 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 2, ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद की जो मैट्रिक्स है वो है सी। ए में हमने बी तो माइनस कर दिया, लेकिन सी को क्या करना है, प्लस करना है। ए माइनस बी ये मैट्रिक्स है, उसमें सी प्लस करना है। अगर 2 में 1 ऐड किया जाए तो 3 आएगा, -3 प्लस में 0 यानी -3 होगा, 0 में 0 ऐड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में अगर एक को, 2 को अगर एक में जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको मैट्रिक्स को प्लस करने में और माइनस करने में कोई भी परेशानी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब ए को मल्टीप्लाई करना है बी से, ए को मल्टीप्लाई करना है बी से, तो बहुत ही ध्यान से सीखिए, समझिए। फर्स्ट रो ए की मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट कॉलम ऑफ बी से, यानी पहले एलिमेंट की पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ की जाए तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। फर्स्ट रो की हमने मल्टीप्लाई कर दी फर्स्ट कॉलम के साथ में। ठीक है, और कहां रख दिया, पहले एलिमेंट यानी A11 की जगह रख दिया। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अब हमें करनी है सेकंड कॉलम के साथ। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ठीक है, सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी,
प्लस में -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ में। फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ अगर करें तो ट्वाइस ऑफ -2 प्लस में -1 की मल्टीप्लाई +1 के साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं और अलग पेन का यूज थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 इंटू 1 3 होगा और 3 2 जा 6, 6 में अगर 3 जोड़े तो 9 आएगा। माइनस का 6 अगर प्लस का 2 ऐड कर दिया जाए तो माइनस का 4 होगा। प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 होगा। माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 होगा। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, या फिर क्या लिख देंगे, आंसर। क्या लिख देंगे भाई, आंसर। समझ में आया सबको? इसके बाद है फाइंड x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट कॉलम के साथ में। तो आप कहेंगे जी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करनी पड़ेगी और 0 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करनी पड़ेगी। फिर क्या करना है, सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट कॉलम के साथ में। तो 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे और 4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ कर देंगे और बराबर में लिख देंगे x और y। क्या लिख देंगे, x और y। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, यहाँ क्या आएगा 3। 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो 0 आएगा और यहाँ कितना आएगा, -4। ये बनेगा इक्वल्स टू में है x और y। x और y, x की वैल्यू 3 है, x बराबर 3 लिख दीजिए। y की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू -4 लिख दीजिए। x और y, हमसे x और y की वैल्यू पूछी थी, हमने निकाल दी। उसके बाद क्या मामला है बेटा, a का स्क्वायर करना है। a का स्क्वायर करने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स a है उसको a से ही मल्टीप्लाई करनी है, यानी a क्रॉस a करना है। तो -1 3 2 और 1 मल्टीप्लाई में -1 3 2 और 1 इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी है। इसके बाद का जो मामला होगा वो आप सबको पता है कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगी। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगी, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगी। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ अगर कर दें तो -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। उसके बाद सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करें, -1 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 1। सेकंड रो की मल्टीप्लाई अगर सेकंड कॉलम के साथ की जाए तो 2 इंटू 3 प्लस में 1 इंटू 1। ये क्या रहेगा, ये आपका a क्रॉस a रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप कहेंगे जी लिख दो, लेकिन पेन का रंग थोड़ा सा बदल लो, रंग बदल देंगे। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो -1 यानी +1 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 7, 7 आ गया। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो आपको पता है +2 -2 0 होता है। -3 + 3 भी कितना होता है, 0 होता है। 6 में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा, 7 होगा। एक वीआईपी मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है 7070 की। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें ये कहा कि भाई पहले तो a और b की मल्टीप्लाई करो और उसमें जो भी मैट्रिक्स बने उसकी मल्टीप्लाई करो c के साथ में। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपके आ सकता है। मल्टीप्लाई पे है क्वेश्चन, बिल्कुल बन सकता है 3 या 4 नंबर। ठीक है, इसके बाद अगर हम पढ़े कि a की मल्टीप्लाई अगर b के साथ करनी हो, a की मल्टीप्लाई अगर b के साथ करनी हो तो हम a और b की मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगर फर्स्ट कॉलम के साथ की जाए तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में। इसी तरीके से फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगर सेकंड कॉलम के साथ हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप कहेंगे दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। सेकंड रो की मल्टीप्लाई अगर फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाए तो 3 मल्टीप्लाई में 6 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 1।
सेकंड रो की मल्टीप्लाई अगर सेकंड कॉलम के साथ हो जाए तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 4 मल्टीप्लाई इक्वल टू 6 प्लस 2 कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 8 होगा। 1 प्लस 2 कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 3 होगा। 18 और 4 कितना होगा, 22 होगा। 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। तो ये मल्टीप्लाई है बेटा, ये मैट्रिक्स जो है वो ए क्रॉस बी है, ए और बी की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमें ए बी की तो मल्टीप्लाई हमने कर ली, उसके साथ हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, सी की साथ करना पड़ेगा। सी के साथ करना पड़ेगा तो आप कहेंगे जी गुलाबी पेन का यूज कर लो। ठीक है जी, कर लिया। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कर दीजिए। 8 की मल्टीप्लाई अगर आप -2 के साथ करेंगे, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे। ठीक है जी, कर दिया। इसी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ कर दीजिए, यानी 8 की मल्टीप्लाई -3 के साथ होगी और 3 की मल्टीप्लाई जो है वो 1 के साथ होगी। सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट कॉलम के साथ में, 22 मल्टीप्लाई में -2 प्लस में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ होगी, प्लस में 7 मल्टीप्लाई में 1, ये होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का है इसलिए माइनस का 16 आ जाएगा, आगे 0 हो जाएगा। 8 ये 24, 24 में अगर प्लस का 3 करेंगे, माइनस के 24 में प्लस का 3 करेंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 44 होगा। 22 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 और प्लस का 7 तो माइनस का 59। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का सुंदर सा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ भी आ रही होंगी और पसंद भी आ रही होंगी। ठीक है, इसके बाद क्या मामला है, इसके बाद ये है कि a का स्क्वायर बराबर है 7b के। बताइए x की वैल्यू क्या होगी। a स्क्वायर का मतलब है कि a की मल्टीप्लाई a के साथ करनी है। 3 2x और 4 की मल्टीप्लाई करिए, 3 2x और 4 के साथ ही करिए। बस पेन का रंग थोड़ा सा बदल लीजिए। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कर दो, कह देंगे जी कर देंगे, कर दो। 3 3 जा 9 होगा, प्लस में 2x हो जाएगा। सही है। इसी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 3 2 जा 6 होगा, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे 8 होगा। ठीक है, सेकंड रो की मल्टीप्लाई अगर फर्स्ट कॉलम के साथ कर दी जाए, 3x प्लस में 4x होगा। इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई अगर सेकंड कॉलम के साथ कर दी जाए तो 2x प्लस में 16 होगा। ठीक है जी, ये क्या है, ये a का स्क्वायर है। बराबर लिख देंगे 7 टाइम ऑफ b के, यानी b जो है उसको 7 टाइम कर देंगे, 7 14 7x और 14, ये इसके बराबर लिख देंगे। लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें x से मतलब है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है, देखो ये 14 है, ये भी 14 है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, बराबर है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। ठीक, x की वैल्यू किसी तरीके से निकाल लो, सबसे सेम आएगा। ये भी 7x है, देखो ये भी 7x है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है। तो यानी ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर लिख देते हैं। 9 प्लस में 2x बराबर में 7 होगा, उस साइड अगर लेके चला जाऊं तो माइनस का 2 होगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। 2x इक्वल्स टू में ये प्लस का 9 उस साइड जाके माइनस का होएगा और माइनस का होते ही माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू जो है वो माइनस का 1 आ जाएगी। यही हमसे इन्होंने पूछा था। क्या किया था, यही इन्होंने हमसे पूछा था। इसके बाद हमें एक साइन और कोस की फॉर्म में एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी एक तरीके से है तो ये मल्टीप्लीकेशन का ही मामला। मल्टीप्लीकेशन करके फिर इनको जोड़ना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। साइन की मल्टीप्लाई साइन के साथ होगी तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन की मल्टीप्लाई कोस के साथ हो जाएगी तो साइन ए कोस ए होगा। साइन की मल्टीप्लाई कोस के साथ होती है साइन ए कोस ए हो जाता है,
और साइन की मल्टीप्लाई साइन के साथ होगी तो साइन स्क्वायर होगा। बीच में निशान किस चीज का है तो आप कहेंगे जी प्लस का है, प्लस का रेड रेड कलर से लिख दिया। अगर कोस की मल्टीप्लाई करें तो कोस स्क्वायर ए, कोस की मल्टीप्लाई साइन के साथ होगी साइन ए कोस ए, साइन की मल्टीप्लाई कोस के साथ होगी साइन ए कोस ए, और कोस की मल्टीप्लाई कोस के साथ होगी तो कोस स्क्वायर ए। ये मामला टोटल रहेगा। इसके बाद अगर हम ऐड करें इन दोनों को, ऐड करें अगर दोनों को, तो साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन ए कोस ए प्लस का साइन कोस ए, साइन ए कोस ए माइनस का साइन ए कोस ए, ठीक है, साइन ए कोस ए माइनस का साइन ए कोस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपने सबने पता है एक चीज कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए कितना होगा 1 होगा, ये आपस में कैंसिल होगी कितना होगा 0 होगा, ये कैंसिल होगी कितना होगा 0 होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होगा 1 होगा। अच्छी बात, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इसके बाद क्या मामला है, इसके बाद मामला है एमसीक्यू का। कहते हैं कि अगर 10 एलिमेंट आपको दे दिए जाए तो आप कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हो, पॉसिबल है। मैं एक तो 1 बाय 10 की बना दूंगा, एक 10 बाय 1 की बना दूंगा, एक 2 बाय 5 की बना दूंगा, एक 5 बाय 2 की बना दूंगा, जिसका मल्टीपल 10 बने नेचुरल नंबर में, जिनका प्रोडक्ट 10 बने उतनी मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 4 होगा। इसके बाद ये बोला कि एक मैट्रिक्स है 3 बाय 4 की और उनका प्रोडक्ट करना है एक के साथ में, तो बताइए कौन सा करेक्टर मस्ट है। अब आपको बताए कि ए की मल्टीप्लाई अगर करनी है बी के साथ कर देंगे, लेकिन बी मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर पता है 3 बाय 4 है, तो ए मैट्रिक्स जो होगी, ए मैट्रिक्स जो होगी उसका रो चाहे कुछ भी हो लेकिन उसका कॉलम कितना होना चाहिए 3, तो ए का कॉलम बी के रो के बराबर होएगा तभी ये चीज पॉसिबल है। इसका मतलब कॉलम 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 3। ये पी बाई क्यू है 2025 का, कई सारी चीजें हमसे पूछी गई है तो एक एक करके हम इनका जवाब देते हैं, ठीक है, शायद हमें और पेज की भी जरूरत पड़े नए की। तो सबसे पहले फाइंड करना है ए प्लस सी, तो ए प्लस सी अपन यही फाइंड कर देते हैं क्योंकि दोनों को प्लस ही करना है, 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो ए प्लस सी अगर करेंगे तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ -5 है, तो आप कहेंगे जी आप चुपके से -4 लिख दो। क्या कर दो, चुपके से -4 लिख दो, चुपके से लिख दिया। सेकंड एलिमेंट 2 है, यहाँ सेकंड एलिमेंट 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 3 है, यहाँ 7 है, तो इनको जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। आखिरी एलिमेंट 4 है, यहाँ -4, इनको जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। ए प्लस सी को ऐड करने पर एक मैट्रिक्स बनेगी 2 बाय 2 की, -4 3 10 और 0, ठीक है। सेकंड बी, बी क्या कहता है, बी कहता है कि जो मैट्रिक्स बी है ना उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो बहुत ही आसान है अपने लिए, क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करनी कर देंगे। तो जो मैट्रिक्स है 5 का 2 का 5 गुणा 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10। क्या कर दिया, जो मैट्रिक्स थी उनको 5 गुना कर दिया, बस मामला खत्म। उसके बाद है कि ए प्लस सी को बी से मल्टीप्लाई करनी है, लो जी कर लो बात, ए प्लस सी को बी से मल्टीप्लाई करनी है। तो ए प्लस सी तो हमारे पास है ही है भाई, ए प्लस सी तो हमारे पास है ही, क्या है -4 3 10 0, ए और सी जो हमारे पास है -4 3 10 और 0, यही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, बी के साथ करनी है, तो बी कितना है 2 1 4 2, बी कितना है 2 1 4 2, ये है, ये मैट्रिक्स, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, अभी कर देंगे।
बी की मल्टीप्लाई करनी है ए प्लस सी के साथ। आइए समझते हैं। फर्स्ट रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम पे रख दीजिए। फर्स्ट कॉलम की पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई माइनस का 8 आएगा, प्लस में सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ 10 एकम 10 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पे रख दो, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो 6 आ गया, और 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करो 0 आ गया। फिर सेकंड रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम पे फिर रख दीजिए, 4 की मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ में 16 होगा, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ में 20 होगा। इसी तरीके से सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 4 ये 12 प्लस में 0 की मल्टीप्लाई 0। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा प्लस का 2, हमें मिलेगा प्लस का 6, हमें मिलेगा प्लस का 4 और हमें मिलेगा प्लस का 12। तो ये क्या आ गया? ए और सी को जोड़ने के बाद में जब हमने बी से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है जी? सही जवाब। उसके बाद और क्या पूछा है इसने? इसने ये पूछा है कि ये जो सी में हमने अभी किया, सी पार्ट में जो हमने किया उसमें से 5 टाइम ऑफ बी, यानी जो सी वाला पार्ट है वो बी वाले पार्ट में से माइनस करना है, यानी इस वाली मैट्रिक्स में से ये वाली माइनस करनी है। ठीक है, कौन से वाली? ये वाली। क्या है ये मैट्रिक्स? 2 6 4 12, 2 6 4 12 यहां लिख देते हैं। बी की मल्टीप्लाई जब हमने ए के साथ की तो आया 2 6 4 12, 2 6 4 और 12, ये मिला हमें। सही है, हमें 5 टाइम ऑफ बी इसमें से माइनस करना है, इसमें से हमें माइनस करना है 5 टाइम ऑफ बी। 5 टाइम ऑफ बी ये पड़ा हमारे पास, इसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? 10 5 20 और 10, 10 5 20 और 10 इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 2 में से 10 माइनस कर दीजिए, माइनस काट लिख दो। 6 में से -5 करके 1 लिख दो। 4 में से -20 करके माइनस का 16 लिख दो। 12 में से 10 माइनस करके 2 लिख दो। बस इतना आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2025 के एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सबने ये क्वेश्चन सही किया होगा। ठीक है, उसके बाद का मामला क्या है? कहता है कि ए की मल्टीप्लाई बी के साथ कर देंगे। इज बी ए पॉसिबल? ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करनी है और बी ए अगर पॉसिबल है तो इसको जस्टिफाई करो। पहले तो हम ए क्रॉस बी करके दिखा देते हैं एक बार, जो इसने पूछा है इसका मामला खत्म करते हैं। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो 2 एकम 2 प्लस में 2 चौके 8। सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 दूनी 6 4 चौके 16। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 10 और 22 का मिलेगा। ठीक है, एक क्रॉस जो भी हमें मिलेगा वो 10 22 ही होगा। ठीक है, एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछे कि बी क्रॉस ए पॉसिबल है क्या, इसको जस्टिफाई करो। तो जो बी मैट्रिक्स है वो है 2/4, यानी इसमें रो कितनी है? 2। ठीक है, इसमें रो कितनी है? 2 और कॉलम कितना है? 1। मल्टीप्लाई करनी है ए के साथ में 1 2 3 और 4, और ये जो मैट्रिक्स है वो 2/2 की है। क्या ये पॉसिबल है क्या? अब हमने क्या पढ़ा कि जो मैट्रिक्स पहले होती है उसका कॉलम और जो बाद में होती है उसका रो अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है। क्या है ये? पॉसिबल नहीं है। इसके बाद इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछ रखी है, पी और क्यू की मल्टीप्लाई और पी का स्क्वायर। तो पहले हम पी और क्यू का प्रोडक्ट कर देते हैं, पी और क्यू का प्रोडक्ट कर देते हैं। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट कॉलम के साथ में, और आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है ये आपके लिए 2027 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2027 के एग्जाम में पक्का सवाल ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ करेंगे कॉलम के साथ में, तो 3 1 जा 3,
प्लस में -1 की 0 के साथ करेंगे तो 0। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगर सेकंड कॉलम के साथ करें तो 3 2 6 और -1 +1 हो जाएगा। सेकंड रो की मल्टीप्लाई अगर फर्स्ट कॉलम के साथ की जाए तो 2 1 2 प्लस में 0। अगर सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ की जाए तो 2 2 4 प्लस में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 3 7 2 और 4। लो जी, ये क्या है, ये P और Q की मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन के बाद में जो आंसर आया, जो मैट्रिक्स आई, वो है 3 7 2 और 4। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा है कि P का स्क्वायर यानी P क्रॉस P, हमें P की मल्टीप्लाई करनी है P के साथ ही। ठीक है, 3 -1 2 0 की मल्टीप्लाई करिए 3 -1 2 और 0 के साथ में। फर्स्ट रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 9 आएगा, और -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे -2 आएगा। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ में -3, और -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई अगर फर्स्ट कॉलम के साथ करें तो 2 3 6 होगा, और 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करें तो यहाँ 0 आएगा। सेकंड रो की मल्टीप्लाई अगर सेकंड कॉलम के साथ करें तो 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो -2 आएगा, और 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो 9 में से 2 माइनस कर दीजिए, 7 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 6 में 0 जोड़ूंगा 6 आ जाएगा, और -2 आ जाएगा। यही हमसे पूछा था और हमने यही बता दिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2027 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप अपने एंड से तैयार कर लें। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।